कई बार जब आप अपने आसपास कुछ नेताओं की हरकतों को देखते हैं, खासकर उन भ्रष्ट चेहरों को, जब सड़कों पे आप देखते हैं कि रसूखदार लोग फॉर्च्यूनर घुमाते दिखते हैं जिस पर सिर्फ सत्ता में होने की वजह से बीजेपी का झंडा लगा होता है, तो अंदर से एक भयंकर गुस्सा आता है और मन करता है कि इस बार इनका सत्ता का घमंड टूटना चाहिए। इस बार पावर का जो है ये चेंज होनी चाहिए सरकार, और पावर का जो इनका घमंड है टूटना चाहिए। लेकिन जब आप इस गुस्से से ऊपर उठकर एक गहरा पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस करते हैं तो कहानी का एक दूसरा पहलू सामने आता है। जब आपको विपक्ष में खासकर राहुल गांधी का जो स्टैंड है वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है और उन पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर आखिर क्यों? पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो बिल्कुल बहुत हमारे आसपास है, हमारे सामने है, लेकिन हम उस तरह से उसके बारे में सोचते नहीं, हम चीज़ों को कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि चीन के जो पूर्व एक डिप्लोमेट है, उनका नाम है डॉक्टर विक्टर गाओ, उन्होंने भारत को खुलेआम एक धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी काटा, जैसे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है, तो चीन भी ऊपर से भारत का पानी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है, उसको काटेगा या फिर उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा। अब चीन ऐसा कर सकता है क्योंकि वो उस पूरे इलाके में कई बड़े डैम जो है वो ऑलरेडी बना के बैठा हुआ है और इसलिए चीन ये बातें कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो चीन ऐसा कर नहीं सकता, ये इतना आसान नहीं है। इसके जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। और वो सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होस्ट की है और जहां पर उसने पाकिस्तान ने पूरी तरह से रोना रोया कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पानी की कमी हो रही है और ये इंसानियत के खिलाफ एक क्राइम है। पाकिस्तान ने अपने आका, क्योंकि एक तरह से चीन तो पाकिस्तान का मालिक है, एक अमेरिका और एक चीन है, चीन से कहा कि भाई आप भी कुछ बोलो, हमारे पक्ष में दो शब्द बोलो इसमें। तो चीन ने भी फिर इसके अलावा क्या बोल सकता था, और ये कोशिश थी भारत को डराने की कि किसी तरह से भारत को डराओ, और चीन ने फिर वही किया, डराने की कोशिश की। अब समझते हैं कि क्यों चीन ऐसा नहीं कर सकता या कितना अनप्रैक्टिकल अब ये चीज़ बन चुकी है या बना दी गई है पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार की कुछ नीतियों और कुछ पॉलिसीज की वजह से। अब दोस्तों, एक बहुत ही बेसिक सवाल उठता है कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसे जो रोका है, जो सस्पेंड किया है, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों किया? पहले भी कर सकते थे, इसी समय कदम क्यों उठाया गया? जबकि 2016 में भी उरी में हमला हुआ था और हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 2019 में पुलवामा हमला हुआ था और हमने एयर स्ट्राइक की, हम तब भी ये चीज़ कर सकते थे। तब हमने पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं रोका? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह थी। भारत को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उस वक्त हमने इंडस वाटर ट्रीटी पर हाथ लगाया होता तो चीन तुरंत ब्रह्मपुत्र नदी और जो अपने डैम है उसका इस्तेमाल करता, उससे फ़ायदा उठाता और नॉर्थ ईस्ट में जो भारत का पानी है या जो भारत की पूरी इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता। हालात इतने बिगड़ सकते थे कि भारत को एक साथ टू फ्रंट वॉर, यानी कि चीन और पाकिस्तान से दोनों से एक साथ जंग भी लड़नी पड़ सकती थी, ऐसी कंडीशन बन सकती थी। चीन के पास दोनों तरफ, यानी कि कश्मीर में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी, नदियों को मैनिपुलेट करने की एक क्षमता थी और भारत को इस खतरे से निपटने के लिए एक पुख्ता प्लानिंग की जरूरत थी और समय चाहिए था। यही वजह था कि 2016 में या 2019 में इस कदम को नहीं उठाया गया, बल्कि भारत ने पूरी तैयारी की, पूरी प्लानिंग की और इस समय का अच्छी तरह से फायदा उठाया। दोस्तों, चीन की फितरत देखिए, 2016 में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो ठीक एक साल बाद यानी 2017 में चीन ने डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश की। डोकलाम भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, वो हमारा क्षेत्र नहीं है, वो भूटान का क्षेत्र है, भूटान उसे क्लेम करता है। और भूटान के साथ क्योंकि हमारा एक सुरक्षा समझौता है, इसलिए भारतीय सैनिक सिक्किम के रास्ते वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने चीनी सेना के सामने डटकर ह्यूमन चेन बनाई और मुकाबला किया और वहाँ से उन्हें खदेड़ा। जब चीन वहाँ पे मात खा गया तो उसने अपनी असली औकात दिखानी शुरू की। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा होता है, यानी कि पानी की रीडिंग, भारत को देना बंद कर दिया। यह रीडिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि ताकि हमें पता चल सके कि ऊपर से कितना पानी आने वाला है, किस समय पे कितना पानी आएगा, जिससे हम खुद बाढ़ या फिर सूखे की जो स्थिति बनने वाली है उसे मैनेज कर पाएं। अब इससे भारत समझ गया कि चीन नदियों को हथियार बना रहा है, इसलिए भारत ने चीन की उस कमज़ोर नस को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसे दबाते ही चीन दखल देना बंद कर दे इस मामले में और भारत सिर्फ पाकिस्तान और आतंकवाद से निमट सके। और दोस्तों, भारत को वो चीन की कमजोर जो नस थी वो बहुत ही जल्दी मिल गई, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रूप में। यह समुद्र का वो सकरा और छोटा सा रास्ता है जहां से चीन का 80% व्यापार और तेल गुजरता है। जैसे कि अभी हमने देखा है मिडिल ईस्ट में जो संकट आया है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह से ईरान ने बंद कर दिया और उसके बाद पूरी दुनिया में पेट्रोल की कितनी ज्यादा कमी हुई है, कितना ज्यादा बड़ा ये पूरी मुद्दा पूरी दुनिया के लिए बन गया था। वैसे ही एशिया में मलक्का है। और सबसे बेहतरीन बात यह कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल मुहाने पर ही, ये बहुत ही पास है।
अगर चीन को घुटनों पे लाना है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक करना होगा, बंद करना होगा। अब इसके लिए दुश्मन की नेवी और सबमरीन को तबाह करने वाला भारत का सबसे खतरनाक विमान जो है P-8I, जिसे सबमरीन किलर भी कहा जाता है, वो भारत के पास है। लेकिन समस्या यह थी कि अंडमान निकोबार में हमारा एयर स्टेशन तो है INS बाज, लेकिन उसकी जो एयर स्ट्रिप है उसकी महज जो लंबाई है वो 3,500 फीट की है, जबकि P-8I को जैसे जो भारी विमान है उसे वहां उतारने के लिए कम से कम 10,000 मीटर की एक लंबी पट्टी चाहिए जिस ताकि वहां पे लैंड कर पाए। दोस्तों 2016 में सरकार ने INS बाज को एक्सटेंड करने की कोशिश की, इसका आदेश दिया और इसमें काम शुरू हुआ। 2016 से 25 तक यानी पूरे 9 साल सिर्फ टेस्टिंग की गई, इंजीनियरिंग प्लानिंग की गई। लेकिन कुछ वजह ऐसी थी वहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो ट्रेन जो है पूरा का पूरा जो इलाका है वो काफ़ी पहाड़ी इलाका है, ऊंची ऊंची हिल्स हैं, उन पहाड़ों को काट कर ब्लास्ट करके वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत ही एक कठिन इंजीनियरिंग का टास्क है, जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा था। यही वजह थी कि जब ये काम पूरा ही नहीं हो पाया तो भारत ने फिर इंडस वाटर ट्रीटी को हाथ ही नहीं लगाया इतने साल, यही सोच के कि अगर हम इसे छेड़ेंगे तो फिर चीन यहाँ पे हमें तंग करेगा। लेकिन इसी देरी के दौरान भारत को कुछ बड़े रणनीतिक एहसास हुए। पहला था स्कूप फैक्टर। अब इसका क्या मतलब होता है, जब आप किसी दूसरे देश जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया के बिल्कुल करीब एक भारी भरकम मिलिट्री बेस बनाते हैं, तो चाहे वो देश आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, उसके मन में एक असुरक्षा की भावना आती है। अब ये कुछ उसी तरह से है कि भाई कल को मलेशिया, इंडोनेशिया सोच सकते हैं कि भारत हमारे पास जो ये इतना बड़ा मिलिट्री बेस बना रहा है तो इस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल उनके खिलाफ भी हो सकता है। और मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ हमारे संबंध है बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं फिर चीन, ये जो विश्वास की में एक दरार आती है, इसका फायदा उठा के चीन कहीं ना कहीं इंडोनेशिया और मलेशिया के को अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकता था। अब दूसरा सबसे बड़ा जो तगड़ा पॉइंट है वो भारत ने सीखा अभी हालिया में जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, इससे समझा गया। ईरान ने युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट से दूर हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया, ये जो आइलैंड है, इस पे 2 मिसाइलें दागी। ये आइलैंड यूके और यूएस का मिलिट्री बेस है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि युद्ध में आप सिविलियंस पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन किसी द्वीप पर बने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप हमला कर सकते हैं, वो एक गिल्ट फ्री अटैक होगा। तो ईरान ने यही चीज करने की कोशिश की थी कि जहां भी कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट है या कोई भी है, उसे कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि ये तो एक मिलिट्री बेस है, आप मिलिट्री पे हमला कर रहे हैं, आप सिविलियंस पे नहीं कर रहे हैं। और इससे भारत को समझ में आया कि अगर चीन के साथ हमारा युद्ध होता है तो अंडमान निकोबार भी चीन के लिए गिल्ट फ्री टारगेट बन जाएगा। अगर भारत वहां पे सीधे तौर पे अरबों डॉलर लगा के एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और चीन उस पर मिसाइल से उसे उड़ा देता है, उसमें हमला करता है, तो भारत को भारी मिलिट्री कैजुअलिटीज होंगी, भयंकर PR भी बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारा इतना सारा पैसा जो हम वहाँ लगाएंगे, इतना टाइम वहाँ लगाएंगे, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मलक्का को असल में चोक करने की नौबत आएगी नहीं, इसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन ये एक धमकी के तौर पे जरूर इस्तेमाल हो सकता है। और अगर चीन भारत के आर्मी बेस पे हमला करता है तो गिल्ट फ्री तो उसके लिए बनी जाएगा। अब यही गलती पाकिस्तान ने भी की थी, उसने अपना सारा जो पैसा था वो डिफेंस में फूंक दिया और नागरिक कंगाल हो गए, नागरिकों के डेवलपमेंट पे कोई भी काम नहीं किया गया। हालांकि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट नहीं है। और यही फर्क है कि भारत ने ये चीज सोची कि एक तो हम अंडमान में सिर्फ आर्मी बेस बनाएंगे तो हम एक चीन को एक गिल्ट फ्री टारगेट दे देंगे, और ये भारत नहीं चाहता था। यहीं से जन्म हुआ एक नई प्लानिंग का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार ने तय किया कि INS बाज के बजाय एक ऐसा विशाल प्रोजेक्ट बनाया जाए जो कमर्शियल भी हो और मिलिट्री के काम भी आए, और इसी में एंट्री हुई अडानी और L&T जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की। अब यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अडानी को लेकर बहुत ज्यादा हेट और नफरत की बातें करते हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा है राहुल गांधी भी बार बार अडानी अडानी करते रहते हैं। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है उसका सच को समझिए। दुनिया की हर बड़ी सरकार अपनी प्राइवेट कंपनियों को इस्तेमाल कर एक जियो पॉलिटिकल मोहरे के तौर पे। सरकार सीधे जाकर इजराइल में या ईरान में पोर्ट नहीं लीज पे ले सकती, नहीं लेगी, बल्कि सरकारी कंपनियां भी इतनी सुस्त होती हैं कि 10-10 साल लग जाते हैं और प्रोजेक्ट को लटका के रखते हैं और काम इतना हो नहीं पाता है। और विदेशी जो सरकारें हैं वो भी सरकारी कंपनियों पे भरोसा नहीं करती, उन्हें पता होता है कि भारत में अगर सरकारी कंपनी आई तो ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये लटका के ही रखेंगे और टाइम वेस्ट होता जाएगा। इसलिए विदेशों का भी सरकारी कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। अब चीन भी अपनी प्राइवेट कंपनियों का इसी तरह से इस्तेमाल करता है पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि ईरान में भी उसने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी प्राइवेट कंपनियों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें फायदा ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर कुछ कर रही है और उस पर किसी भी देश को कोई एतराज़ हुई तो वो कह सकते हैं कि भाई ये तो एक प्राइवेट कंपनी है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो। और अमेरिका की कंपनियां हैं वो भी यही करती हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जैसी बड़ी कंपनियां ये क्या करती हैं, क्या ये आपका डेटा का यूज़ नहीं करती? क्या यूएस में इंटेलिजेंस के साथ आपका डेटा शेयर नहीं होता है? बिल्कुल होता है।
और यही इसी रणनीति का एक हिस्सा है कि भारत ने अगर अडानी या फिर प्राइवेट कंपनीज का इस्तेमाल किया तो उसमें कोई बुराई बात नहीं है, ये भारत के हितों के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, इसमें गलत क्या है, कुछ भी गलत नहीं है। अब इसी रणनीति के तहत शुरू हुआ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो भारत ने वही चीजें की, यहाँ पर एक विशाल इंटरनेशनल कार्गो पोर्ट बनाया जा रहा है जिससे रेवेन्यू भी आएगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे 10,000 फीट की एक विशाल एयर स्ट्रिप भी बन रही है जहाँ पे कमर्शियल जहाज के साथ साथ भारत के जो सबमरीन किलर है P-8I जैसे विमान वो भी आराम से लैंड कर पाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट के लिए पेड़ तो कटेंगे ही, देखिए हर जगह पेड़ कटते हैं, जो आपका और मेरा घर बना है वो भी पेड़ को काट कर ही बना है, और हर जगह इन्वायरमेंट को थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन फिर उसको हम ठीक भी करते हैं नए पेड़ लगा के, नए इन्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं उसे क्रिएट करके। लेकिन अभी खुद ही इस चीज़ को समझिए कि चीन को आप क्या समझा सकते हैं या पाकिस्तान को आप समझा सकते हैं कि भाई हम पे हमारे खिलाफ कोई रणनीति मत बनाओ, इस तरह से मिलिट्री बेसिस हमारे खिलाफ मत बनाओ, वो नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। और पर्यावरण का नुकसान क्या हर जगह नहीं हुआ है? पर्यावरण का नुकसान करके ही जो मिलिट्री बेस चीन बना रहा है या पाकिस्तान जो कर रहा है वो भी पर्यावरण का नुकसान करके ही बन रहा है। चीन हमारे राज्यों में बाढ़ लाने की कोशिश करता है, वो नदियों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, और वो बिल्कुल ये चीजें नहीं सोचता। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचें और इस तरह के प्रोजेक्ट करें। हम पेड़ों के नाम पर या एनवायरनमेंट के नाम पे अपनी सिक्योरिटी, अपने देश की सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, उसे करना जरूरी है। एनवायरनमेंट भी जरूरी है, उसको भी बैलेंस करना जरूरी है, और अपने देश की सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना और बैलेंस करना भी जरूरी है। जो फ्यूचर में खतरे आएंगे चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, उसको ध्यान में रखते हुए। अब दोस्तों असली हैरान करने वाली बात यह है कि जो राहुल गांधी वो बार बार अंडमान निकोबार जाते हैं, वो वहाँ पे कटने वाले पेड़ों की बात करते हैं, उनका मुद्दा उठाते हैं, एनवायरनमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन वो साबित क्या करना चाहते हैं? एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है, राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है, उन्हें चुनाव जीतना है, लेकिन निकोबार में कितनी सीटें हैं, कितने वोट हैं? दूसरी बात, क्या भारत में कोई भी चुनाव पर्यावरण के नाम पे जीता जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर राहुल गांधी का नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? वो क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पे? यही वो वजह है जिससे उन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं होता है, और बहुत कांग्रेस में ट्रस्ट नहीं होता। राहुल गांधी के बारे में सोचना पड़ता है कि यार ये क्यों अंडमान जाके इस तरह की अपना PR बना रहे हैं, इसके पीछे की रीजंस क्या हैं? दोस्तों अब आते हैं चीन की उस गहरी चाल पर जो भारत के डिफेंस बजट को खोखला कर रही है। 2015 में हमारे पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने एक कमेटी बनाई थी ताकि भारत के डिफेंस बजट का एनालिसिस किया जा सके, और उसके जो नतीजे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। हमारा लगभग 50% डिफेंस बजट सिर्फ सैनिकों की सैलरी देने में चला जाता है, और करीब 24% पैसा जो है वो पेंशन देने में चला जाता है। यानी कि आधुनिकीकरण और सेना के लिए नए हथियार खरीदने हो, एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदना हो, कुछ भी लेना हो, उसके लिए सिर्फ 26% पैसा ही बचता है। दोस्तों आज के दौर में युद्ध का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा कि बॉर्डर पर सैनिक आमने सामने लड़ेंगे, गुत्थम गुत्था होगी जैसे कि युद्ध होगा। आज का जो युद्ध होगा वो मिसाइलों से होगा, AI से होगा और साइबर हैकिंग से होगा, जहां बिना सीमा पार किए ही पूरी इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाएगा। अब चीन की क्रोनोलॉजी को समझिए। 2019 में पुलवामा हुआ तो 2020 में चीन ने गलवान में स्टैंड ऑफ किया। चीन बार बार लद्दाख और अरुणाचल में घुसपैठ और नाम बदलने की एक कोशिश करता है, एक नाटक करता है, ताकि भारत सरकार डरकर इन बर्फीले और दुर्गम इलाकों में हजारों लाखों सैनिकों की तैनाती को बढ़ाता रहे और लाखों सैनिक वहां पे तैनात रहे। अब इस समय पैसा भी खर्च होगा। अब दोस्तों एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट के मुताबिक जो जितने भी ट्रूप्स हम वहाँ पे रखते हैं वहाँ पे मेंटेन करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए हर दिन खर्च हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता रिपोर्ट कितनी सही है, 100 करोड़ है, आंकड़ा है, इससे कम है, ज्यादा है, लेकिन चीन चाहता है कि भारत का सारा जो पैसा है वो सैनिकों की सैलरी और मेंटेनेंस में ही जो है खत्म होता रहे, और भारत कभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी और आधुनिक जो हथियार है उसे बिल्कुल भी ना खरीद पाए। तो चीन का ये एक सोची समझी आर्थिक और रणनीतिक जंग है जिसे वो अपने तरीके से लड़ रहा है। वो जानबूझ के इस तरह की चीजें करता है और इस तरह के टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन चीन को पता है कि अंडमान निकोबार में भारत की जो मजबूत होती हुई पकड़ है वो उसके लिए सबसे बड़ा एक चुनौती बनने वाली है फ्यूचर में। चीन सीधे तौर पर अंडमान में दखल नहीं दे सकता क्योंकि वो चीन से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन चीन एक खतरनाक चाल चल रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ठीक ऊपर यानी म्यांमार, जहाँ पे कोको आइलैंड है, अब ये कोको आइलैंड वही है जिसे चचा नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट दे दिया था और बाद में म्यांमार की सैन्य सरकार ने इसे चीन को दे दिया। अब चीन का वहां पे एक पूरा एक मिलिट्री बेस बना हुआ है जिसमें उसने मिसाइल्स भी तैनात की हुई, अपने सैनिक भी रखे हुए हैं, और ये जो कोको आइलैंड है यहाँ से भारत पे पूरी नजर रखता है, भारत की गतिविधियों पे पूरी नजर रखता है। यानी जासूसी का ठिकाना भी बना के दे दिया और आर्मी का ठिकाना भी बना के दे दिया। तो ये चाचा नेहरू की पॉलिसीज थी भारत को लेके, वो जगह जगह बांटते रहते थे। तो दोस्तों वैसे तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि चीन नहीं चाहता है कि भाई अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट बने, और यही वजह कि भारत के अंदर जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ लोग हैं,
कुछ यूट्यूबर्स हों या इन्फ्लुएंसर हो, उनका यूज करके इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें इन्वायरमेंट के नाम पर जो है कोशिश होती है कि भारत इसको ना बनाए। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अंडमान निकोबार का जो प्रोजेक्ट है पूरे के पूरे भारत की जियोपॉलिटिक्स को और चीन के साथ जो हमारे क्लैशेस हैं उन्हें ये पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगा, अभी नहीं बहुत ही आगे फ्यूचर में भी। तो दोस्तों ये पूरी पिक्चर थी। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की सीधे सीधे हमारे पाकिस्तान के साथ इसमें जंग नहीं है, बल्कि सीधे तौर पे ये जो जंग है, लड़ाई चीन के साथ है। पाकिस्तान तो एक मोहरा है चीन का। पाकिस्तान के पास आज ऐसी ताकत नहीं है कि वो बहुत कुछ कर पाए भारत के खिलाफ, बल्कि जो भी वो करता है उसका जो पूरा फ्यूल है उसे वो चीन या अमेरिका से ही मिलता है। अब इसलिए भारत ने भी अंडमान में अपनी ताकत दिखा दी है, चीन को उसकी औकात दिखाने की बिल्कुल तैयारी कर ली है। अब जाकर ऑपरेशन सिंदूर के समय जब इंडस वाटर ट्रीटी को बंद किया गया, उसका रीजन यही था क्योंकि भारत पूरी तरह से तैयार था। भारत को पता था कि अगर चीन भारत का पानी रोकने का या कोशिश करेगा तो फिर हमारे पास भी एक दूसरा ऑप्शन है जो कि अंडमान निकोबार में हमारा लगभग बन रहा है और बन के तैयार होता जा रहा है। तो दोस्तों ये जो पूरी पिक्चर है या जो पूरी कंडीशन है पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर चीन की है। भारत ने अंडमान निकोबार में अपनी ताकत दिखा दी है, चीन को उसकी औकात भी याद दिला दी है। तभी जाकर ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडस वाटर ट्रीटी पे कड़ा कदम उठाएगा और उसे बंद कर दिया गया, उसे रोक दिया गया। चीन समझ चुका है कि अगर उसने पानी के साथ छेड़छाड़ की तो उसकी जो पूरी इकोनॉमी है वो भी जो है बिल्कुल भारत यानी कि मलक्का स्टेट उसको भारत चोक कर देगा। उसकी इकोनॉमी और उसकी लाइफ लाइन जो है वो भारत के हाथ में कहीं ना कहीं, और मलक्का स्टेट को चौक करने की धमकी ही काफी होगी, करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब ये पूरा गेम आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जियोपॉलिटिकली ये जो अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब इस पूरी रणनीति पर, विपक्ष के रवैये पर, चीन पाकिस्तान के इस नेक्सस पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि देश की सुरक्षा के सामने अंदरूनी जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए, कुछ तथाकथित पर्यावरण की चिंताएं, या अपनी आप जो भी आप सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखें आप क्या सोचते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।